हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज हम पढ़ने वाले हैं हमारे लाइट चैप्टर के अंदर सेकंड मेन टॉपिक का, जो कि है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो इस पार्ट में हम ये पढ़ेंगे कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के क्या क्या लॉज हैं, क्या उसके फिनोमिनन हैं और ये हम अपने आसपास कहाँ देखते हैं। अभी तक हमने पढ़ लिया है कि क्या होता है रिफ्लेक्शन और स्फेरिकल मिरर से किस तरीके से रिफ्लेक्शन होता है, मतलब इन आर डे टू डे लाइफ हम कहाँ कहाँ इस फिनोमिनन को यूज़ भी करते हैं। और अगर हम स्फेरिकल मिरर के आगे कोई इमेज ऑब्जेक्ट रखते हैं तो उसकी इमेजेस कहाँ कहाँ पर फॉर्म होती हैं, ये सब कुछ हम पढ़ चुके हैं। अब हमें पढ़ना है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के फिनोमिनन और उसके बारे में इन डिटेल। लाइट सीम्स टू ट्रेवल along a straight line path in transparent medium. What happens when light enters from one transparent medium to another? Does it still moves along a straight line path or change its direction? We shall recall some of our day-to-day experiences. अब हमें ये बोल रहे हैं कि अभी तक हमने ये देखा है कि जब भी लाइट ट्रैवल करती है तो वो स्ट्रेट लाइन में ही ट्रैवल करती है। ठीक है, एकदम स्ट्रेट लाइन में वो ट्रैवल करती है। तो क्या हमेशा लाइट स्ट्रेट लाइन में ही ट्रैवल करेगी? अगर हम ट्रांसपेरेंट मीडियम में हम देख रहे थे कि स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करी थी, अगर वो एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जाती है तो क्या तब भी लाइट एकदम स्ट्रेट ट्रैवल करेगी या कोई अपनी डायरेक्शन को चेंज करेगी किसी एंगल से, या क्या फिनोमिनन हमें देखने को मिलेगा? और ये हमें अब देखना है। You might have observed that the bottom of a tank or a pond containing water appears to be raised. Similarly, when a thick glass slab is placed over some printed matter, the letters appear raised when viewed through the glass slab. तो मतलब अब हमें वो ये बोल रहे हैं कि जब भी हम बॉटम ऑफ टैंक को देखते हैं, हमने एक टैंक है हमारे पास या फिर कोई पॉन्ड है जो कम्प्लीटली फिल्ड विद वाटर है, और अगर हम उसके बेस को देखते हैं तो क्या देखने को मिलता है हमें? ऐसा लगता है कि वो जो बेस है वो थोड़ा सा ऊपर को उठा हुआ है। आप सिंपल अगर आपको देखना है तो ग्लास लो, ठीक है, कांच का ग्लास लो, उसमें पानी डालो और उसका हमें जो बेस है वो ऐसा लगेगा जैसे वो नीचे से थोड़ा सा ऊपर को उठ गया है पानी डालते ही। तो ये केवल और केवल रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से होता है। जो लाइट है वो इस तरीके से रिफ्रैक्ट हो जाती है कि हमें ऐसा लगता है कि बॉटम ऑफ द ग्लास है वो थोड़ा सा उठ चुका है। और क्या क्या फिनोमिनन है रिफ्रैक्शन के जो हम अपनी डे टू डे लाइफ में देखते रहते हैं, वो है जब हमने एक पानी लिया और पानी में लेमन डाल दिया तो वो लेमन का जो साइज़ है वो अपने साइज से थोड़ा बड़ा दिखता है व्हेन इट इज़ इनसाइड द वाटर। जब हमने वो पानी के अंदर डाल दिया तो वो पानी के अंदर थोड़ा साइज़ में बड़ा दिखता है। दिस इज़ ऑल्सो ड्यू टू रिफ्रैक्शन। अब हमने कांच का ग्लास लिया, उसमें पानी डाला और उसके अंदर एक पेंसिल डाल दी, तो पेंसिल ऐसे लगती है कि जहाँ तक पानी है वहाँ से पेंसिल टूट गई होगी, इट इज़ मिसप्लेस्ड, मतलब वो थोड़ा सा टिल्ट हुई हुई दिखती है हमें। ठीक है, थोड़ा सा टिल्ट हुई हुई दिखती है, ऐसे लगता है जैसे ऊपर से पेंसिल आ रही है एकदम स्ट्रेट और उसके बाद वो मुड़ गई है और तब पानी के अंदर दोबारा से स्ट्रेट जा रही है। तो यही होता है, ये भी होता है केवल रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से। Light reaching you from the portion of pencil inside water seems to come from a different direction compared to the part of above. This makes the pencil appear to be displaced at the interface. अब ये हो क्यों रहा है? जो लाइट हमारी आँख तक पहुँच रही है उस वाली पेंसिल जो पानी के अंदर इमर्स्ड है। पेंसिल के अब दो पार्ट्स हो गए हैं, वन आउट ऑफ द वाटर, अनदर इमर्स्ड इन वाटर। तो जो पेंसिल पानी के अंदर इमर्स्ड है उस पेंसिल से जब लाइट रे आ रही है तो वो इस तरीके से आ रही है कि हमें ऐसा लग रहा है कि वो डिफरेंट पोजीशन पे है एज कम्पेयर टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। ओरिजिनल पोजीशन से नहीं लगता है आती हुई, ऐसा लगता है थोड़ी अलग पोजीशन से आ रही है। इसी वजह से जो पेंसिल है वो हमें सरफेस पे ऐसे लगती है जैसे वो टिल्ट हो रखी होगी या उस अपनी जगह से हिल रखी होगी। ठीक है, ये सब है फिनोमिनन ऑफ रिफ्रैक्शन। अब इसमें मेन पार्ट हम ये पढ़ेंगे, यहाँ पे थोड़ी सी एक्टिविटीज़ दी गई हैं। इफ़ यू वांट मी टू एक्सप्लेन दिस एक्टिविटीज़ यू मे कमेंट, आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो फॉर एक्सप्लेनिंग ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ दिस चैप्टर। अब हम चलते हैं मेन अपना रिफ्रैक्शन ऑफ थ्रू अ ग्लास स्लैब। हमें ये पढ़ना है कि ग्लास स्लैब से कैसे रिफ्रैक्शन होता है। ठीक है, तो इसको पढ़ने के लिए हमें यहाँ पे दिख रहा है हमारे पास एक ग्लास स्लैब है। हम इतनी बड़ी थ्योरी पढ़ें इससे बढ़िया हम इस डायग्राम के थ्रू समझेंगे कि क्या हो रहा है ग्लास स्लैब के केस में। ठीक है, हमारे पास एक ग्लास स्लैब है, ये रही हमारी ग्लास स्लैब A B C D। ओके, ये हमारे पास ग्लास स्लैब है।
नाउ अब हमें क्या देखना है इसमें देखने वाली बात यह है कि हमारे पास 3 अलग अलग मीडियम हो रहे हैं। एक एयर है, दूसरा हमारे पास ग्लास है, फिर दोबारा से एयर है। 3 मीडियम है। तो लाइट रे जब ट्रैवल कर रही है तो वो कैसे ट्रैवल कर रही है? पहले एयर से ग्लास में आ रही है, फिर ग्लास से दोबारा से एयर में जा रही है। ठीक है, तो इसके मीडियम हर बार चेंज होते जा रहे हैं। तो हमने ये देखा कि जब ई ओ लाइट रे आई तो उसे जाना किस डायरेक्शन में चाहिए था? ओ पी डायरेक्शन में जाना चाहिए था, लेकिन वो थोड़ा सा टिल्ट हो गई है, अपना एंगल चेंज करती है टुवर्ड्स दी नॉर्मल। नॉर्मल पॉइंट क्या है? एंड से एंड डैश, ये जो रे है ये दैट इज नॉर्मल। ठीक है, तो वो क्या करती है? टुवर्ड्स दी नॉर्मल मूव करती है, अपना एंगल को चेंज करती है और फिर दोबारा स्ट्रेट लाइन पाथ में जाने लगती है। अब वो आके स्ट्राइक करती है दूसरी साइड ऑफ ग्लास स्लैब में एट द पॉइंट ओ डैश। ठीक है, ओ डैश पे वो स्ट्राइक करती है। अब जैसे ही वो ओ डैश पे स्ट्राइक कर रही है तो अब हमें क्या देखने को मिल रहा है कि वो दोबारा से अपनी डायरेक्शन को चेंज कर रही है और अवे फ्रॉम नॉर्मल मूव कर रही है। तो जब वो अवे फ्रॉम नॉर्मल मूव करी तो अब आप लास्ट की जो लाइट रेज हैं ये जी एच और एल पी आप देख सकते हो। जी एच और एल पी दीज बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर। तो हमें ग्लास स्लैब में यही देखने को मिलता है कि जब भी लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने में अपने पाथ को चेंज करेगी, रिफ्रैक्ट होगी, तो वो इस तरीके से करेगी कि जब वो उस मीडियम से बाहर निकले तो वो पैरेलल हो अपने ओरिजिनल पाथ के। होपफुली आपको समझ आ रहा होगा। देखो, लाइट रे अपने ओरिजिनल पाथ पे आ रही थी, उसने अपनी डायरेक्शन को चेंज करा क्योंकि उसका मीडियम चेंज हुआ। अपना किसी एक पर्टिकुलर एंगल से उसने डायरेक्शन को चेंज करी क्योंकि उसका मीडियम चेंज हुआ और वो दोबारा से स्ट्रेट लाइन पाथ में चलने लग गई। अब वो जब उस मीडियम से बाहर आएगी तो वो इस तरीके से रिफ्रैक्ट होकर बाहर आएगी कि उसका ओरिजिनल पाथ जो होना चाहिए था उसी के पैरेलल उसका रियल पाथ आए। जिस पाथ पे वो अभी चल रही है वो पाथ पैरेलल हो उसके ओरिजिनल पाथ के। इस तरीके से वो ग्लास स्लैब से बाहर रिफ्रैक्ट होगी। दिस इज द ओनली कंसेप्ट दैट यू हैव टू स्टडी इन दिस ग्लास स्लैब। दूसरा आपको ये पढ़ना है कि जब भी किसी रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में कोई लाइट रे आती है तो वो क्या होती है? टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होती है, और अगर वो डेंसर से रेयरर में आती है तो वो अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड होती है। ये टॉपिक आगे अभी कंप्लीट डिटेल में पढ़ने के लिए आएगा तो हम इसको वहाँ क्लियर करेंगे। अब तक के लिए आपको ये पढ़ना है कि जब भी कोई लाइट रे रिफ्रैक्ट होगी तो वो पैरेलल ही होगी अपने ओरिजिनल पाथ से। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारा टॉपिक? लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जो कि हम इस वीडियो में लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे। अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। सो दिस टॉपिक इज लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के लॉज भी पढ़े थे 2, अब हमें पढ़ने की रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के क्या लॉज हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है 3 मार्क का, टू राइट द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो पहला एकदम सेम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की तरह ही लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में भी वो यही हमें बता रहे हैं कि इंसिडेंट रे जो होगी और जो रिफ्रैक्टेड रे होगी और जो नॉर्मल होगी, ये तीनों के तीनों एक ही मीडियम में नॉर्मल टू द इंटरफेस ऑफ 2 ट्रांसपेरेंट मीडिया एट अ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस और लाई ऑन सेम प्लेस। मतलब क्या बोल रहे हैं वो? इंसिडेंट रे आई फ्रॉम वन मीडियम, रिफ्रैक्टेड रे होगी ऑन अनदर मीडियम, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस होगा उन दोनों के बीच में और नॉर्मल होगी उन दोनों मीडियम में, है ना? यही होगा। देखो एक बार आप समझ लीजिए, हमारे पास इंसिडेंट रे आई फ्रॉम अनदर मीडियम, यहाँ पे मीडियम चेंज हो गया। ठीक है, रिफ्रैक्टेड रे इज इन अनदर मीडियम। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहाँ पे है हमारा? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हमारा ये है, यहाँ पर पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ये है हमारा। ठीक है, और नॉर्मल है इस मीडियम में भी और इस मीडियम में भी। ठीक है, तो ये सब कुछ एक ही प्लेन में लाई कर रहा है, ये अनदर प्लेन में नहीं जा रहा है, ये सब कुछ एक ही प्लेन में लाई करेगा। ये बोल रहा है हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। सेकेंड लॉ है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन था उन दोनों के साइन अगर हम लें तो वो हमेशा कांस्टेंट होता है। दैट साइन आई एंड साइन आर आर ऑलवेज कांस्टेंट। बस हमें ये 2 पॉइंट्स याद करना है और एग्जाम में जाके लिख देना है। ये यहाँ पे जो फॉर्मूला दे रखा है ये ब्लू कलर में, इसको भी जाके लिखना है और बॉक्स में डाल देना। दैट्स इट, 3 नंबर आपके पक्के। ये हो गया हमारा ये टॉपिक भी कंप्लीट। नेक्स्ट हमारा द रिफ्रैक्टिव
इंडेक्स, ये हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। बहुत छोटा सा लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे न्यूमेरिकल्स आते हैं काफ़ी, तो बस ये पढ़ेंगे। और फिर रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल मिरर्स, ये बहुत ईजी है, जैसे कि हमने स्फेरिकल मिरर्स में पढ़ा था वैसे हमें स्फेरिकल लेंसेज में पढ़ना है। तो ये सब कुछ हम कवर करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और जितना ज़्यादा हो सके उतना मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ाइए। थैंक यू सो मच।